हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 7 फरवरी 2026। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो भी मैं ये लाता हूँ ये मुद्दा उसका एमसीक्यू भी मैं आपके साथ-साथ करवाता हूँ, ताकि क्या होता है ना, इससे आप वनडे क्लास का भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका क्या मतलब यहाँ से करंट का एमसीक्यू बन सकता है या फिर आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको अपने ओर से बना के लाता हूँ, ताकि आपको सुविधा हो इन सब चीज़ों से याद करने के लिए, और आपको एग्ज़ाम में किस पैटर्न से आ सकता है, वो पैटर्न बेसिस मैं आपको ये एमसीक्यू लाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एमसीक्यू भी किया कीजिए और पूरी क्लास आप लोग किया कीजिए, ठीक है? जिससे आपको क्या होगा कि बेहतर ढंग से आपका एक तो होगा कि मेंस का मुद्दा भी आपको समझ में आएगा कि क्या मेंस में लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि आपको एमसीक्यू से आपको करंट क्या बन सकता है जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तो। थर्ड क्या होगा आपका, आपका जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। फोर्थ आपका होगा स्टैटिक्स पोर्शन भी आपका कंप्लीट होते जाएगा, और फिफ्थ आपका नॉलेज का भी आपका कहीं न कहीं डेवलप होते जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो मैं आपके लिए ये सब चीज़ करके लाता हूँ, ठीक है? और यही है जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो तैयारी करने का जो पैटर्न है, वो यही होता है, ठीक है? तो बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे वेब्स अकेडमी पे, और हमारे वेब्स अकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल को जो भी नए लर्नर आते हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 बच्चे जो भी सब्सक्राइबर पहले होंगे, उनको वेब्स अकेडमी फैमिली की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप वेब्स अकेडमी 24 या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक आपको लिंक आपको देता हूँ, ठीक है? तो वहाँ से भी आप कॉपी करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जो भी नए लर्नर हैं और जो भी पुराने हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, आप सब्सक्राइब या टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे भी आइए। वहाँ पे आप अपने बातों को रख सकते हैं अच्छे से, जो भी आपको कमियाँ हैं, आपके अंदर जो भी आपके क्वेरी हैं, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे आके। और वहाँ से एक फ़ायदा और होगा कि जो भी बच्चे मतलब अपना नहीं बता पाते हैं या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्रुप का चैट भी रखा गया है, ठीक है? खुला रखा गया है, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग पहले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा आज का पहला मुद्दा? तो देखिए क्या है, इंडियाज़ ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया हिट 38 मंथ्स लो, ठीक है? क्या बोल रहा है समाचार में, क्या है न्यूज़ में कि दिसंबर 2025 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 38 महीनों के सबसे निचले स्तर पर रहा। जो पिछले 38 महीनों में हुआ था ना, वो अभी का जो है दिसंबर 2025 में सबसे निचले में स्तर पर पहुँच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्या कह रहा है कि रूस से तेल जो आयात घटकर, देखिए आयात घटकर कितना हो गया जो रूस से आपका, तो ये लगभग 2.7 बिलियन डॉलर, ठीक है? 7 बिलियन डॉलर का रह गया है। जिससे क्या होगा कि भारत के कुल तेल आयातों में रूस की हिस्सेदारी रूस की हिस्सेदारी अब कितना हो गया? जैसे 100% अगर भारत निर्यात कर रहा है, सॉरी आयात कर रहा है, तो उसमें रूस का भी भागीदारी कितना है? 24.9%। तो ये भी आप याद रखिएगा। यह पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है, 2 पॉइंट मतलब 24.9%, जो सबसे पिछले 3 वर्षों में कम रहा है। इसमें जो कुछ बिंदु हैं यानी मुख्य तथ्य हैं, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए रूस से तेल आयात दिसंबर 2025 में कितना 2.7 बिलियन डॉलर का, और नवंबर 2050 की तुलना में ये क्या है आपका, सॉरी 2025 की तुलना में ये कितनी गिरावट है? 27 पॉइंट आपका 1% का गिरावट है, ठीक है? दिसंबर 2024 की तुलना में ये कितना है? 15% की गिरावट है। रूस की हिस्सेदारी कितनी है? तो नवंबर 2025 में 34% था। यही दिसंबर 2025 में 24.9% रह गया है। मात्रा के हिसाब से आयात जो है 5.8 मिलियन टन जो है फरवरी 2025 के बाद सबसे ये कम आया है, जो इस बार आया है, ठीक है? तो ये इसका बिंदु निकल रहा है, आपका मुख्य तथ्य निकल रहा है आपका
ये न्यूज़ का। और एक चीज़ और है, अमेरिका से तेल आयात का रुझान भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे रूस से अगर घटा है, तो अमेरिका से क्या बढ़ा है या घटा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका से तेल आयात दिसंबर 2025 में लगभग-लगभग आपका 596.3 मिलियन डॉलर का, मतलब वहाँ से तेल आयात किया गया है। दिसंबर 2024 की तुलना में वृद्धि 31% का। और वहीं आपका रूस से लगभग, मतलब आयात घटा है, ठीक है? मात्रा 1.1 मिलियन टन, ठीक है, आया है। और वार्षिक आधार पर वृद्धि लगभग आपका 58% का दिखा रहा है। देखिए, अगर हम लोग इसको विश्लेषण करते हैं, एनालिटिक करते हैं, तो क्या निकलता है कि रूस से तेल आयात में गिरावट भारत की ऊर्जा विविधीकरण नीति को दर्शाता है। भारत किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से क्या है, बचना चाहता है। अमेरिका से बढ़ता तेल आयात भारत अमेरिका रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और भी मजबूत करता है। तथा क्या कर रहा है कि भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी पर आधारित है, जहां वो भू राजनीतिक दबावों के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी देता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा कारण क्या है या क्या इसका महत्व है, तो ये महत्व में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये पॉइंट, ठीक है? और एक चीज़ और है कि मैं आपके लिए जो कल का क्लास सिर्फ मैं द हिंदू का कहीं करवा के रह गया था। देखिए, मेरा अभी तक जो है तबीयत अभी तक भी खराब है, आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ों से। मैं इसलिए नहीं करवा पाया हूँ, ठीक है? आज भी अभी भी मेरा बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन आपको करंट ज़रूरी था मेरे द्वारा करवाए जाने का, क्योंकि करंट आपको एक दिन भी अगर छूटता है ना, तो बहुत सारी, मतलब आपकी जो है कंसिस्टेंसी जो है आपका टूट जाता है, तो ये टूटना नहीं चाहिए। आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम से, जो भी, ठीक है? चलते हैं। और इतने मेहनत के बाद भी आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं करते हैं यार, यही देखने को लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब यही कुछ और चीज़ों जो आप लोग को ज़्यादा एंटरटेनमेंट के तौर पर दिया जाता है, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते। तो प्लीज़ जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है यार, ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं कि भारत-रूस संबंध क्या है? तो भारत-रूस संबंध देखते हैं, भारत और रूस का संबंध। तो ये हम लोग मेनली रूप से यही पढ़ना था, ठीक है? वो तो आयात इम्पोर्ट जो कि कम हुआ, वो आप लोग याद रखिएगा वन लाइनर में, जो मैं आपको पूरी तरीके से मैं आपको बता दूँगा, जो एमसीक्यू में भी आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पहले हम लोग को पढ़ना है कि भारत और रूस का संबंध कैसे है, तो ये हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि भारत और रूस के संबंध समय परीक्षित यानी टाइम टेस्टेड और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित रहा है। शीत युद्ध काल से लेकर वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तक दोनों देशों के संबंध रणनीतिक विश्वास, रक्षा सहयोग और ऊर्जा साझेदारी पर टिके रहे हैं। क्या है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इस भारत रूस संबंध का? तो 1947 के बाद जो है आपका सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। 1971 में भारत सोवियत शांति मैत्री एवं सहयोग संधि किया था। और 1991 के बाद भी संबंधों में निरंतरता बनी रही, क्योंकि 1991 में ही जो आपका सोवियत आपका संघ है, वो टूट गया था, टूटकर फिर अलग-अलग देशों में ये विभाजित हो गए थे, ठीक है? जैसे आपका मंगोलिया है ना, मंगोलिया वगैरह एक ही साथ में था सोवियत संघ के पास, तो ये टूटकर आपका रूस, सोवियत संघ जो है रूस बन गया, आपका मंगोलिया बन गया, ये सब कंट्री, बहुत सारी कंट्री में विभाजित हुआ था, ठीक है? 2000 में क्या हुआ कि आपका रणनीतिक साझेदारी बना, ठीक है? 2010 में विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना, ठीक है? अब इसका देखते हैं कि राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध क्या रहता है, ठीक है? पॉलिटिकल एवं डिप्लोमेसी आपका रिलेशन क्या है, तो ये हम लोग देखें। नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन, जैसे आपका बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग होता है। ब्रिक्स का ये दोनों आपस सदस्य हैं। संघाई आपका एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन में आपका बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं, G20 में सहयोग दर्शाते हैं। रूस द्वारा जो है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
भारत को कई बार समर्थन दिया है अस्थायी सदस्य बनाने के रूप में, ठीक है? और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी भारत के रुख को ये समझा है कौन? रूस द्वारा, ठीक है? अब इसमें देखते हैं दूसरा हमारा क्या है कि रक्षा एवं सैन्य सहयोग कैसा है डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो रूस भारत का लंबे समय तक सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। प्रमुख परियोजना देख लीजिए, एस 400 ट्रायम्फ आपका मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल संयुक्त विकास किया गया है, ठीक है? सुखोई 30 MK1 यहाँ चलाया गया, आईएनएस विक्रमादित्य पर सहयोग किया गया है, ठीक है? रक्षा में क्या है, तकनीकी हस्तांतरण हुआ है, संयुक्त अभ्यास जैसे इंदिरा आपका अभ्यास, ये भी याद रखिएगा, इंदिरा एक्सरसाइज जो किसके साथ होता है आपका, इंदिरा, तो ये आपका होता है रूस के साथ। महत्व क्या है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का आधार प्रदान करता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। ऊर्जा सहयोग में फिर कैसा संबंध है हम लोग का, एनर्जी कोऑपरेशन, कच्चा तेल और गैस में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बना। परमाणु ऊर्जा में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना ये चला रहा है, ठीक है? हालिया रुझान क्या है, भारत रूस तेल पर अत्यधिक निर्भरता घटाकर ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है, ठीक है? आर्थिक और व्यापारिक संबंध कैसा है? देखिए द्विपक्षीय व्यापार जो 2023 और 24 में लगभग आपका 65 बिलियन डॉलर का मतलब ये व्यापार रहा है, जिसमें तेल आयात के कारण वृद्धि ये हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। भुगतान व्यवस्था, रुपया रूबल व्यापार चलता है। लक्ष्य क्या है, व्यापार को, ये लक्ष्य याद रखिएगा, व्यापार को आपका 100 बिलियन डॉलर का तक ले जाना इन लोग दोनों का लक्ष्य है, द्विपक्षीय व्यापार। समकालीन चुनौतियां क्या है कि रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, रूस चीन की बढ़ती निकटता है, पश्चिमी प्रतिबद्धता है, जैसे आपको अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना, ठीक है, भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती, ये सब समकालीन आपका अभी समकालीन जो है चुनौतियां हैं, ठीक है। भारत की नीति और दृष्टिकोण क्या है, तो रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, ठीक है, अपना रहा है, बहु संरेखन यानी मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है, किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा बने बिना राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो ये भारत का दृष्टिकोण है। देखिए अब आइए हम लोग जो भी पढ़े उसका हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू करवाने से ये फायदा होता है आपका कि जो भी आप पीछे पढ़े हैं ना, उसको एक बार तो रिकॉल हो जाता है, और क्या कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको पता लग जाता है, ठीक है। देखिए दिसंबर 2025 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी, तो ये बताइएगा। आपका लगभग आपका 24.9% जो है वो आपका यानी 25% हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन बनाया जाता है। भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल खरीद में हालिया गिरावट का प्रमुख कारण क्या रहा है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका भारत की ऊर्जा विविधीकरण नीति। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि रूस द्वारा आपूर्ति बंद कर दिया गया, घरेलू तेल उत्पादन में वृद्धि हो गया, ओपेक के निर्देश हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये है भारत की ऊर्जा विविधीकरण नीति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या है आपका अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंच भारत और रूस दोनों के सदस्य जो है आपका है, तो ये कौन सा मंच पे है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ पे ब्रिक्स का भी है और संघाई संगठन का भी है, ठीक है। संघाई सहयोग एसीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी है, यानी एक और दो, ठीक है। एक और दो किस में है आपका, केवल ए में, ठीक है। तो ये क्या है आपका नाटो और G7, ये वेस्टर्न कंट्री का, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी देशों का है, ठीक है। अमेरिका द्वारा नाटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो, मैं आपको वो पहले भी बता चुका हूं। अगर फिर वैसा आपको लगता है तो नाटो के बारे में आप लोग खुद से बताइएगा। अगर जिनको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर नाटो के बारे में भी बता दीजिए, मैं लाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में कौन सा भारत रूस रूस रक्षा सहयोग का उदाहरण संयुक्त विकास डेवलपमेंट है, तो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसे आपके लिए लगाया गया। देखिए मैं आपको मेंस का डेली क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोई लिखते नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग, जैसे आप लोग डालिएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप टेलीग्राम पे सेंड किए हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लिख रहे हो। नहीं लिखने से, अगर आप नहीं आप सेंड कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना कि आप लिख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग लिखिए। और हमारा टेलीग्राम जो है वेब्स एकेडमी 24, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाता है, उसको कॉपी कीजिएगा। अभी प्रॉपर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन उसको कॉपी करके आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे कॉपी करके तो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
क्या है ये ऐसे लिखेगा, भारत की विदेश नीति न तो किसी के पक्ष में है, ना किसी के विरुद्ध में। देखिए जीएस पेपर आपका जो आपका 4 होता है, ठीक है? आपका ये इसमें आपका जीएस पेपर 5 ऐसे बोला जाता है, तो उसमें ऐसे आता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। ना किसी के विरुद्ध, भारत रूस संबंधों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए, ऐसे लिखिएगा आप, ठीक है? जो भी बच्चे तैयारी करने के लिए तत्पर हैं और जो सीरियस हैं वो बच्चे जरूर लिखेंगे, मुझे आशा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि $100 $120 मिलियन कमिटेड टू चाबहार पोर्ट इन ईरान कंप्लीटली पेड, सेंटर द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद को, मतलब संसद में बताया कि उसने चाबहार बंदरगाह के लिए अपनी जो $120 मिलियन की पूरी वित्तीय प्रतिबद्धता समय से पहले पूरी करा दी है। यह भुगतान अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा था, लेकिन अमेरिका प्रतिबंध छूट जैसे से पहले किया गया, ठीक है? सैंक्शन वेवर से पहले किया गया। हालांकि ईरान में भारत के राजदूत ने कहा है कि भारत सरकार ने अब तक बंदरगाह के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना साझा नहीं किया है। यही बात है कि विपक्ष ने सरकार का पर समय से पहले परियोजना से पीछे हटने का आरोप लगा रहा है, ठीक है? तो ये तो मुद्दा है। बाकी आप याद रखिएगा कि 120 मिलियन जो डॉलर है वो प्रतिबद्धता था भारत के लिए चाबहार पोर्ट के लिए, तो ये अपना पूरा करवाया है। प्रमुख तथ्य क्या है, चाबहार बंदरगाह के लिए भारत की कुल प्रतिबद्धता आपका $120 मिलियन समझौता हो गया है, ठीक है? 10 वर्षीय आपका मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मई 2024 में भारत ईरान के बीच हस्ताक्षरित किया गया है, तो ये भी आप याद रखेगा कब इसका हस्ताक्षरित किया गया था, तो मई 2024 में भारत और ईरान के बीच। भुगतान का उद्देश्य था कि बंदरगाह उपकरणों का खरीद, अमेरिका प्रतिबंध से छूट की वैधता क्या था 26 अप्रैल 2026 तक। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए वार्षिक बजटीय आवंटन समाप्त कर दिया है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ना आपका थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इसका न्यूज के बारे में देखिए क्या है। राजनीतिक और कूटनीतिक संदर्भ में ये क्या है, अमेरिका ने ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हुए, आपको भी पता होगा अगर न्यूज पढ़ रहे हो डेली, तो चाबहार बंदरगाह को पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया की कनेक्टिविटी के कारण छूट दी गई थी। सरकार का संकेत क्या है, यदि अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाता है तो भारत के लिए बंदरगाह का संचालन कठिन हो जाएगा, ये आपका सरकार का संकेत बता रहा है। अब हम लोग के लिए क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट, चाबहार बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। क्या है चाबहार बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ है? आपका ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में। तो ये याद रखिएगा, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, जो कहाँ है आपका ओमान के खाड़ी के तट पर स्थित है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये जो है दोनों मिक्स करके आप लोग लिख लीजिए कि कहाँ स्थित है, तो सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है, ओमान की खाड़ी में। यह भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय पहुंच और रणनीतिक स्वायत्तता का महत्वपूर्ण आधार है। कौन? आपका चाबहार बंदरगाह। कैसे ये देखते हैं कि भारत के लिए क्या महत्व है, तो देखिए क्या है ये चाबहार बंदरगाह का महत्व। पाकिस्तान को बाईपास करना है, ठीक है? भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान मध्य एशिया तक सीधे पहुंच प्रदान करवाता है। और दूसरा क्या है, अफगानिस्तान कनेक्टिविटी, मतलब मानवीय सहायता और व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग जरांज दिलराम हाईवे से जुड़ाव इसको करवाता है, ठीक है? और आपका INST सी मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो का अहम हिस्सा है, ठीक है? और भारत ईरान रूस यूरोप व्यापार को तेज और सस्ता बनाता है। कौन? आपका INSTC, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा देर में हम लोग पढ़ते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का संतुलन करने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जो चीन समर्थित है के मुकाबले में रणनीतिक विकल्प हमारा कौन सा बनता है? आपका चाबहार पोर्ट, ठीक है? भारत ईरान समझौता कब हुआ था? तो ये देखिए मई 2024 में। और भारत ईरान के बीच 10 वर्षीय आपका मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। भारत की प्रतिबद्धता था कि ये मतलब $120 मिलियन पोर्ट उपकरणों के लिए खर्चा करेगा और संचालन जो है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल
लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे है समकालीन मुद्दे क्या हैं, तो भविष्य की स्पष्ट रणनीति का अभाव हमारे पास है। ईरान की अपेक्षा बनाम भारत की सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत अमेरिका संबंधों का दबाव है। रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। तो ये मुद्दे आ रहे हैं, इससे इशू आ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो चबहार बंदरगाह से जुड़ी चुनौतियां और समाधान हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला जो चुनौती और समाधान होगा, अमेरिका प्रतिबंधों का अनिश्चितता। इसका समाधान क्या होगा कि अमेरिका के साथ निरंतर आप कूटनीति और संवाद कर दीर्घकालिक जो प्रतिबंध है छूट जो है सुनिश्चित करिए। और चबहार को मानवीय सहायता, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक कनेक्टिविटी से जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए हमारा। ये ऐसा समाधान बता रहा है। ठीक है, भविष्य की स्पष्ट रणनीति का अभाव है दूसरा जो हमारा चुनौती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? चबहार के लिए स्पष्ट रोड मैप आप लाइए, टाइमलाइन घोषित कीजिए। ठीक है, संचालन, निवेश, लॉजिस्टिक पर दीर्घकालिक नीति दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है। और थर्ड जो है इसका चुनौतियां कि भारत ईरान विश्वास में कमी आ रही है, जिसका समाधान है उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता कीजिए, नियमित समीक्षा तंत्र आप बनाइए। ठीक है, ईरान को परियोजनाओं में तकनीकी और परिचालन साझेदारी का भरोसा दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड वाला समाधान। फोर्थ क्या है, परियोजना संचालन का जोखिम भी बढ़ रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल, यानी भारत, ईरान, मध्य एशिया देशों की भागीदारी आप बढ़ा सकते हैं। निजी क्षेत्र हो गया और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो कंपनियों की सीमित भागीदारी है उसको आप बढ़ाइए। ठीक है, चीन के ग्वादर पोर्ट से प्रतिस्पर्धा आपका हो सकता है। ठीक है, कैसे? चीन के ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर आपका पाकिस्तान में बना रहा है। समाधान, चबहार को आईएनएसटीसी से पूर्ण रूप से जोड़ने की जरूरत है। तेज, कस्टम, कम लागत और डिजिटल पोर्ट सेवाएं विकसित करने की भी आवश्यकता है। देखिए, रणनीतिक स्वायत्तता पर दबाव अगर बढ़ रहा है तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि आप मल्टी अलाइनमेंट नीति को और भी मजबूत कीजिए। ईरान, अमेरिका, रूस तीनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और हमारा जो है कि ये आप नीति और समाधान पढ़ लिए हैं। अब देखिए, एक और यहाँ पे टॉपिक आ रहा था, आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्या है ये? तो आईएनएसटीसी एक बहु माध्यम मतलब मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा है जो भारत को ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। अब बताइएगा कि मिडिल ईस्ट जो आपका कंट्री है, जैसे जिसका जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसके कितने सदस्य हैं ये आप बताइएगा और कौन कौन है। मैं कल भी पूछा था, आप लोग कोई भी नहीं बताए थे। तो प्लीज आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, तो गल्फ कोऑपरेशन, यानी मैं लिख देता हूँ, गल्फ कोऑपरेशन ऑपरेशन काउंसिल काउंसिल ये इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका हेडक्वार्टर, एंड मेंबर कौन कौन है ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। कुल इसकी लंबाई कितने हैं, थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ। कुल लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर तक है। परिवहन माध्यम देखिए, पहले समुद्र से जोड़ेगा, फिर रेल, फिर उसके बाद सड़क। ठीक है, आप देखिए आईमेक कॉरिडोर भी आपका इसी रोल पे निभाएगा। तो आईमेक कॉरिडोर के बारे में भी मैं आपको नहीं बताया हूँ अभी, तो मैं किसी दिन अगर आईमेक कॉरिडोर के बारे में मुद्दा आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, स्थापना और सदस्य क्या है? स्थापना जो है आईएनएसटीसी का 2000 में हुआ था। प्रारंभिक जो सदस्य थे कौन कौन थे, देखिए, भारत भारत था, ईरान था, रूस था। वर्तमान में इसका लगभग 13 से 14 देश सदस्य बन गए, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, ये सब अभी सदस्य बने हैं। लेकिन संस्थापक तो सदस्य आप याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, भारत, ईरान और रूस। ठीक है, मार्ग इसका क्या क्या है, तो देखिए, पश्चिमी मार्ग जो है आपका, भारत जो कहा करेगा चबहार यानी बंदर आवास जो ईरान में है। ठीक है, ईरान से कहा जाएगा अजरबैजान में, अजरबैजान से रूस, यूरोप तक जाएगा। यानी भारत से आपका चबहार जो पोर्ट बना रहा है ईरान में पहुंचा, फिर ईरान से अजरबैजान जाएगा, अजरबैजान से आपका कहा जाएगा रूस जाएगा। ठीक है, और रूस से फिर क्या जाएगा आपका यूरोप जाएगा। तो इस तरीके से ये पश्चिमी मार्ग है। और मध्य मध्य मार्ग जो है आपका क्या है, ईरान से आपका कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर से आपका रूस जाएगा। तो ये आपका
मध्य मार्ग है। पूर्वी मार्ग जो है ईरान से मध्य एशिया यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब इसका मार्ग है। भारत के लिए महत्व क्यों रखता है ये आपका, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए समय और लागत में कमी आएगी, ठीक है। जो है क्या, पारंपरिक सुएज नहर मार्ग की तुलना में 30 से 40% की समय की बचत होगा। और वहां पे क्या होता है, समुद्री जो लुटेरे रहते हैं आपका कहीं कहीं उनका भी खतरा बना रहता है, जो अभी न्यूज में भी चल रहा था। 20 से 30% की लागत की कमी भी आएगा, 30 से 40% समय बचेगा और 20 से 30% लागत कमी होगा। चाबहार बंद से जुड़ाव होगा। चाबहार आईएनएसटीसी का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जा रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान को बाईपास कर व्यापार भी किया जा सकता है। और रणनीतिक संतुलन थर्ड में बनाया जा सकता है। चीन के आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प भी है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को और भी मजबूती ये प्रदान करेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़े उसका हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। पढ़ने मुद्दा पढ़ गए, अब उसका जो हम लोग को जो समझना था आपका कंसेप्ट वो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, चाबहार बंदरगाह किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो किसमें है ये, ऑप्शन नंबर सी यानी ओमान की खाड़ी, आपका बलूचिस्तान और सस्टिमिन के पास स्थित है, ठीक है, जो प्रांत में। दूसरा क्या है कि भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये मई 2024 में, मई 2024 में यानी मई 2024 में किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों की, क्यों मतलब महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला जो हमारा बोल रहा है कि यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान तक पहुंच देता है, तो सही बात है। दूसरा क्या है कि यह एनएसटीसी का हिस्सा है, ये भी सही है। यह चीन के ग्वादर पोर्ट का संतुलन प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि चाबहार बंदरगाह का सबसे बड़ा भू राजनीतिक महत्व किस पहल से जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों से छूट किस कारण से दी गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अफगानिस्तान की मानवीय सहायता और स्थिरता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आप देखिएगा कौन सा उद्देश्य है कि ये भारत को रूस यूरोप से वैकल्पिक मार्ग आपका प्रदान करवाना, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। और आईएनएसटी किस प्रकार के गलियारा है, तो ये जो है ना बहुमाध्यम यानी समुद्र रेल सड़क आपको सभी इसमें है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आईएनएसटीसी के संस्थापक सदस्य है, तो देखिए मैं आपको बोला था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत भी है, ईरान भी है, रूस भी है और अजरबैजान बाद में बना है, तो यानी 1 2 3 किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेंस का आपको क्वेश्चंस लगाए गए हैं, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेंस का क्वेश्चन जरूर से जरूर लिखिए। हमारे वैप्स एकेडमी जो है आपका, एकेडमी जो है आपका 24 टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का। तो जो भी बच्चे नए हैं जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इससे और वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि हाँ सर कैसा लगता है आपका क्लास, ठीक है। आप बताइए यार, एक बार तो आप बताइए, जरूरी तो है आपको बताना, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन जो है देखते हैं। चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी मिलकर भारत की भू आर्थिक रणनीति को कैसे सुदृढ़ करते हैं, तो ये आप बताइएगा। बिल्कुल 150 वर्ड में ही तो लिखना है आपको, इतने शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले मुद्दे पे। देखिए क्या है ना, अगला मुद्दा जो है साइबर पीस समिट 2026 जो है टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुमारो, कल से जो है 8 फरवरी से जो है आपका 10 फरवरी तक साइबर पीस समिट 2026 चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जाए नई दिल्ली में आपका किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से जुड़े जोखिम, गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को
की सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस जैसे गंभीर डिजिटल मुद्दों पर केंद्रित होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यह आयोजन जो है आपका साइबर पीस नामक एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा किया जा रहा है। और इसका जो थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं, क्या क्या है प्रमुख तथ्य। तो आयोजन स्थल आप याद रखिएगा कहाँ हुआ है, होगा नई दिल्ली में। ये आप याद रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ग्लोबल साइबर पीस समिट कहाँ होगा आपका, नई दिल्ली में 8 से 10 फरवरी। ठीक है, आयोजक कौन होंगे, साइबर पीस। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एक एनजीओ ही है। ठीक है, एक गैर लाभकारी संगठन है। और क्या है आपका प्रमुख वक्ता जो रहेंगे आपका कौन रहेंगे, मेजर विनीत कुमार, जो संस्थापक एवं ग्लोबल प्रेसिडेंट है आपका किसका, आपका साइबर पीस के। और एस एन प्रधान, जो ग्लोबल सीईओ एवं चीफ मेंटर है, पूर्व आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, तो इनका नाम इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा अपनी आंखों से देख लीजिएगा। MA KPC जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पढ़िएगा, उद्देश्य आप याद है, एक सुरक्षित, लचीली और जिम्मेदार डिजिटल दुनिया के लिए व्यवहारिक समाधान प्रदान करना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं यहाँ पे ग्लोबल साइबर पीस समिट क्या है। तो ग्लोबल साइबर पीस समिट का पहला जो संस्करण जो हुआ था 1 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह आयोजन जो है सिविल साइबर पीस सिविल 20 G20 इंडिया और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। और यह साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल गवर्नेंस का पर वैश्विक संवाद का ये मंच बना। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, उद्देश्य क्या है इसका, ग्लोबल पीस समिट का, तो साइबर पीस समिट का। तो ये साइबर अपराध, सूचना युद्ध, इंटरनेट गवर्नेंस आदि वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक चर्चा करेगा। सार्वजनिक, निजी, शैक्षणिक और सरकारी हितधारकों को जोड़ना है इससे। साइबर पीस प्रोटोकॉल और दिल्ली डिक्लेरेशन जैसी पहले ये शुरू करना है। ठीक है, यह सम्मेलन G20 एजेंडा के हिस्से के रूप में भी देखा गया था जब दिल्ली में हुआ था तो, और भारत की डिजिटल कूटनीति में महत्वपूर्ण कदम माना गया है। तो ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ग्लोबल साइबर पीस जो समिट है 2.0 जो 2026 में हो रहा है, ये कैमा संस्करण है, तो सेकंड संस्करण है, तो ये भी याद रखिएगा। 8 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, डिजिटल ट्रस्ट, AI शासन और साइबर अपराध को रोकथाम पर वैश्विक नीति और समाधान ढूंढना है इसका। साइबर पीस क्या है, तो देखिए साइबर पीस है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, जो साइबर सुरक्षा, साइबर शांति, डिजिटल ट्रस्ट और सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और समावेशी और भरोसेमंद बनाना है। ठीक है, और स्थापना कब हुआ था आपका साइबर पीस का, तो 2019 में। मुख्यालय आपका, ये हेडक्वार्टर याद रखिएगा, नई दिल्ली में। संस्थापक मेजर विनीत कुमार। ठीक है, भारतीय सेना के पूर्व आपके अधिकारी रहे हैं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसमें है। ठीक है, संगठन की प्रकृति क्या है, एक गैर लाभकारी है, नॉन प्रॉफिट है, बहुत हितधारक मॉडल पे मल्टी स्टेक होल्डर पे काम करता है। सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ये सहयोग करता है। ठीक है, साइबर पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर अपराधी का रोकथाम करना, साइबर जागरूकता और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, साइबर स्पेस में शांति और स्थिरता लाना, बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना, AI जैसे डीप फेक हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन जैसे नए खतरों से निपटना होता है। देखिए, ये जो हो रहा है समिट, उसका थोड़ा सा हम लोग इनैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइबर सुरक्षा जो है उभरती वैश्विक चुनौतियां हैं। कैसे, बढ़ते साइबर अपराध, रैंसमवेयर और डेटा चोरी हो रहा है, डिजिटल धोखाधड़ी हो रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साइबर खतरे भी सीमा यानी क्रॉस बॉर्डर हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा क्या है इसमें कि AI और गलत सूचना का खतरा है। AI आधारित जो है डीप फेक हो गया, ऑटोमेटेड फेक न्यूज हो गया, लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वैश्विक स्तर पर AI गवर्नेंस की कमियों को भी ये दर्शाता है। ठीक है,
थर्ड क्या है, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, बिजली, बैंकिंग, संचार, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी साइबर हमले हो रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा प्रश्न उठता है इससे, और भारत जैसे डिजिटल फर्स्ट देश के लिए यह और भी संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है। और चौथा क्या है, डिजिटल गवर्नेंस गवर्नेंस में भारत की भूमिका, जो जैसे कि भारत का भूमिका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी है। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे मॉडल। ठीक है, ऐसे में भारत का इस तरह के वैश्विक मंचों की मेजबानी करना बहुत ही जरूरी है। नॉर्म सेटर बनने की देश की दिशा में भी कदम उठाना चाहिए भारत को। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए फिर से एमसीक्यू लगाया गया है, जो मुद्दा आया है उसके। ठीक है। ग्लोबल साइबर पीस समिट का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये साइबर पीस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लोबल साइबर पीस समिट जो है 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया था? तो ये आप याद रखिएगा, कौन सा किया गया था ग्लोबल पीस समिट का। तो आपका किया जाएगा तो 8 से 10 फरवरी 2026 को ये सेकंड समिट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल साइबर पीस समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह साइबर अपराध और डिजिटल गवर्नेंस पर केंद्रित है, सही है। यह केवल सरकारी अधिकारियों के लिए आयोजित है, ऐसा नहीं है। ये आई जोखिम और गलत सूचना जैसे मुद्दों को भी शामिल करता है, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न कह रहा है हमारा कि आपका ग्लोबल साइबर पीस समिट 2026 के एक्शनेबल आउटकम्स का तात्पर्य क्या है? तो इसमें है जो ऑप्शन नंबर सी है कि व्यवहारिक और समाधान नीतिगत सिफारिशें होंगे। ठीक है। व्यवहारिक समाधान और नीतिगत सिफारिशें होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्लोबल साइबर पीस समिट के प्रथम संस्करण का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 2023 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि साइबर पीस एनजीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सरकारी संगठन है? नहीं, सरकारी संगठन नहीं है। यह साइबर अपराध, एआई जोखिम और डिजिटल गवर्नेंस पर काम करता है, तो ये सही है। यह G20 इंडिया के प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो मुद्दा है हमारा क्या कह रहा है, तो अगला मुद्दा है क्या हमारा बोल रहा है कि सेंट्रल लेज्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप इन कंट्री। डीप टेक स्टार्टअप्स इन कंट्री क्या बोल रहा है समाचार में, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पहली बार भारत में जो डीप टेक स्टार्टअप है ना, इसकी आधिकारिक परिभाषा जारी किया है। तो याद रखिएगा, आधिकारिक परिभाषा पहले नहीं था, जो अभी जारी किया है डीप टेक के बारे में। यह परिभाषा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT द्वारा जारी एक गैजेट अधिसूचना के माध्यम से दी गई है। ओके। अब तक जो है डीप टेक एक प्रचलित शब्द था, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सरकारी परिभाषा नहीं थी, जो अब दिया गया। ठीक है। पहले तो जानेंगे कि डीप टेक आखिर क्या होता है, उसके बाद इसका स्टार्टअप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि डीप टेक होता क्या है। ओके, तो मैं आपके लिए लगाया हूँ 1 मिनट, यहाँ पे कहा गया 1 मिनट, मैं आपके लिए लगाया तो हूँ 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, यहाँ नहीं आया ये। हाँ, डीप टेक होता क्या है, पहले हम लोग डीप टेक के बारे में जानते हैं। ओके, तो डीप टेक थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद स्टार्टअप जानेंगे। पहले डीप टेक तो डाल लें, तब तो हम लोग उसके स्टार्टअप को जानेंगे। देखिए डीप टेक क्या है। डीप टेक उन तकनीकों को कहा जाता है जो गहन वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च और उन्नत इंजीनियरिंग पर आधारित होता है। ठीक है। वैसे अनुसंधान जो क्या होगा कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो, ठीक है, उन तकनीकों को कहा जाएगा जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो, उन्नत इंजीनियरिंग पर तकनीकों को मतलब आधारित हो। यह तकनीकें आमतौर पर नई खोजें, न्यू नॉलेज पर आधारित होती है, ना कि केवल मौजूदा तकनीक के नए उपयोग पर। ठीक है। सरल शब्दों में कहा जाए कि डीप टेक इज इक्वल टू साइंस प्लस इनोवेशन प्लस लॉन्ग टर्म रिसर्च। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर एंड एडवांस्ड मटेरियल्स,
क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या है, डीप टेक का उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल में जरूर आप याद रखिएगा कि डीप टेक जो कैसे है कि वैसा अनुसंधान जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो, जो आधुनिक इंजीनियरिंग पर आधारित हो, ठीक है, आपका उन्नत इंजीनियरिंग पर आधारित हो, और यह तकनीकें आमतौर पर नई खोज को पर आधारित हो, न कि केवल मौजूदा आपका। तो एग्जाम्पल में आपको पूछ सकता है, पहला एग्जाम्पल याद रखिए एआई, दूसरा आपका याद रखिए क्वांटम कंप्यूटिंग, थर्ड आपका बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ आपका रोबोटिक्स, फिफ्थ आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, सिक्स आपका सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड मटेरियल, और सेवंथ आपका क्लीन एंड आपका ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो ये सब याद रखिएगा, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फिर हमारा चलते हैं डीप टेक स्टार्टअप। जैसे डीप टेक तो हम जान गए, तो डीप टेक स्टार्टअप पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो डीप टेक स्टार्टअप क्या है, ये अब हम लोग जानते हैं। देखिए, डीपीआईआईटी जो है के अनुसार डीप टेक स्टार्टअप स्टार्टअप को वह स्टार्टअप है जो नई वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग जानकारी पर आधारित समाधान विकसित करता है, अपने अधिकांश संसाधन अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है, महत्वपूर्ण और नवीन बौद्धिक संपदा आईपी जो है आपका का स्वामित्व रखता है या उसे विकसित कर रहा है, ठीक है। उस आईपी मतलब बौद्धिक संपदा के व्यवसायीकरण के लिए कदम उठाता है, जिसकी विशेषताएं हो लंबा विकास काल, ठीक है, लॉन्ग ग्रेजुएशन पीरियड, अधिक पूंजी और अवसंरचना की आवश्यकता, उच्च तकनीक और वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो है अनिश्चितता, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्या है हमारा डीप टेक स्टार्टअप किसको कहा जाएगा। तो सरल भाषा में जाने ना कि जो नया कुछ कुछ न कुछ क्या है इनोवेशन कर रहा है, ठीक है, उस पर क्या है आधारित, मतलब जो नया इनोवेशन जो डीप टेक कर रहा है, मतलब हम लोग पहले जाने उस पर समाधान ये विकसित करने में सहायता कर रहा है, और अपना जो अधिकांश जो खर्चा कर रहा है ये स्टार्टअप, जो क्या है कि किस चीज़ पर कर रहा है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा कर रहा है, और महत्वपूर्ण और नवीन जो बौद्धिक आपका संपदा का स्वामित्व रखता हो या उसे विकसित कर रहा हो, और उसका जो है आपका बौद्धिक संपदा का आपका कमर्शियलाइजेशन या व्यवसायीकरण करने के लिए कदम उठाता है, जिसकी विशेषता हो कि लंबा विकास काल हो, अधिक पूंजी और अवसंरचना की आवश्यकता हो, उच्च तकनीक हो और वैज्ञानिक निश्चितता हो। तो ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि आधिकारिक भाषा ये जारी किया है कौन, ऐसा आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी, ठीक है। अब डीप डीप टेक बनाम स्टार्टअप हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कौन सा पॉइंट रहेगा स्टार्टअप और आपका डीप टेक स्टार्टअप, ठीक है। तो अधिकतम जो आयु हो है ये कौन सा है आपका, सामान्य स्टार्टअप के लिए 10 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन डीप टेक जो है 20 वर्षों का हो, ठीक है। तो ये भी याद, अधिकतम टर्नओवर कितना हो आपका 200 करोड़ स्टार्टअप के लिए, जो सामान्य स्टार्टअप, यहाँ से आपको बनेगा क्वेश्चन, 300 करोड़ इसका मतलब अधिकतम टर्नओवर डिपटेक का हो। फोकस क्या हो, मार्केट ड्रिवन पर, और इसका क्या हो डिपटेक का आपका रिसर्च ड्रिवन पर। जोखिम डिप समान स्टार्टअप में कम और डिपटेक में आपका अधिक होता है। आर&डी खर्च सीमित होता है समान स्टार्टअप पर, लेकिन जो आर&डी यहाँ क्या है डिप टेक में मुख्य खर्चा जो होगा, प्रमुख जो खर्चा होगा आर&डी पे ही होना है। यह दर्शाता है कि डीप टेक स्टार्टअप डीप टेक स्टार्टअप को लंबा रनवे दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रमाणन का एक प्रक्रिया होता है इसमें, डिपटेक सर्टिफिकेशन किससे मिलता है डिपटेक स्टार्टअप को, तो ये भी देख लीजिए। डीपीआईआईटी से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अंतिम निर्णय जो करता है आपका डीपीआईआईटी करेगा। मार्गदर्शन जो है इंटरनल मिनिस्ट्री बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जिसमें शामिल है। ज्वाइंट सेक्रेटरी आपका है डीपीआईआईटी कन्वीनियर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रतिनिधि इसमें शामिल रहते हैं आपका, ठीक है, इंटरनल मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन में। निवेश पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है डिपटेक का, तो डिपटेक स्टार्टअप पर आपका प्रतिबंध लगाया गया कि यहाँ पे आप निवेश नहीं कर सकते। तो रियल एस्टेट में, सट्टा परिसंपत्तियों में, जो इसको स्पेक्युलेटिव एसेट्स बोला जाता है, शेयर और सिक्योरिटी बाजार में आप नहीं कर सकते हैं, निवेश नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कि वो उसके मुख्य ज्ञान निर्माण से सीधे जुड़े
ना हो, ठीक है? तो कोर नॉलेज क्रिएशन से नहीं जुड़े होंगे तब तक ये नहीं लगाया, निवेश नहीं करेगा। नीति का महत्व क्या है जो ये नीति लाया गया है? तो तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, स्पष्ट परिभाषा से लक्षित नीतियां बनेगी, फंडिंग और टैक्स लाभ सही कंपनियों तक पहुंच पाएगा, ठीक है? आरडीआई फंड से जुड़ाव होगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो एनआरएफ है, वो 1 लाख रुपया 1 लाख करोड़ रुपया का रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड बनाया गया है। 7 वर्षों में ये निवेश होगा। डीप टेक स्टार्टअप इस फंड के प्रमुख लाभार्थी होंगे, ठीक है? अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन आपका फाउंडेशन का नीतिगत जो स्थिति क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय ने जुलाई 2030 में डीप टेक पॉलिसी तैयार की थी, लेकिन अभी तक यूनियन कैबिनेट ने इसे अनुमोदित नहीं मिला है, ठीक है? डीप टेक स्टार्टअप का महत्व क्या रहता है? तो क्या है? तो पहला जो है आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है? आयात पर निर्भरता घटती है, भारत में कोर टेक्नोलॉजी का विकसित होगी। दूसरा क्या है कि आर्थिक विकास और उच्च मूल्य रोजगार सृजन होंगे, हायर स्किल जॉब सृजन होगा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? थर्ड क्या होगा इससे कि आपका जो वैश्विक प्रतिस्पर्धता स्पर्धा में बढ़त मिलेगी, भारत को केवल टेक्नोलॉजी उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी निर्माता बनाता है, वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को बढ़ाएगी। और फोर्थ क्या होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान, साइबर सुरक्षा हो गया, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन भी ये प्रदान करेगा, ठीक है? पांचवा क्या है? अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा, विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग मिलेगा, पेटेंट और आईपी को संस्कृति को मजबूती मिलेगी। छठा क्या है? सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का भी समाधान ये कर सकता है, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर इनोवेशन, ये सब किया जा सकता है, ठीक है? ये तो मैं आपको बता दिया डिपटेक क्या है। तो अब इसका जो चलते हैं हम लोग एमसीक्यू चलते हैं, ठीक है? एमसीक्यू पे हम लोग आते हैं। क्या है इसका? भारत सरकार द्वारा डीप टेक स्टार्टअप की आधिकारिक परिभाषा किस विभाग ने जारी किया है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, ठीक है? डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुसार डीप टेक स्टार्टअप का मुख्य फोकस किस पर होता है? तो नई वैज्ञानिक इंजीनियरिंग जानकारी पर आधारित समाधान पर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डीप टेक स्टार्टअप को स्टार्टअप के रूप में अधिकतम कितनों वर्ष तक मान्यता दी जा सकती है? तो ये 20 वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा, 20 वर्षों तक। डीप टेक स्टार्टअप के लिए अधिकतम टर्नओवर सीमा क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 300 करोड़ तक, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। 200 करोड़ किसका है? आपका 10 वर्ष किसका है? तो ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से सामान्य जो है आपका स्टार्टअप के लिए। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता डीप टेक स्टार्टअप से संबंधित है? तो उच्च R&D पर व्यय, लंबा विकास काल, कम तकनीक जोखिम। तो ये ऐसा नहीं है, कम तकनीक जोखिम नहीं है, आपका उच्च जोखिम है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, ठीक है? अगला जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि और बायोटेक्नोलॉजी के भी प्रतिनिधि शामिल है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या करे? डीपीआईआईटी के डीपीआई अधिसूचना के अनुसार डीप टेक स्टार्टअप किस प्रकार के निवेश से प्रतिबंधित है? तो ये रियल एस्टेट और सट्टा परिसंपत्तियों से ये नहीं कर सकता है, बाकी अनुसंधान प्रयोगशाला कर सकता है, पेटेंट और बौद्धिक संपदा में आप निवेश कर सकता है, वैज्ञानिक उपकरण के लिए निवेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि 1 लाख करोड़ रुपया के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड का संरक्षक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। तो ये आपका इस तरह से एमसीक्यू भी आपको बनाया जाएगा। तो प्लीज आप लोग केयरफुली आप एमसीक्यू भी किया कीजिए। जो मैं थोड़ा सा स्पीड में ये एमसीक्यू करवा देता हूँ क्योंकि आपको पीछे से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे इस तरीके से अपनाता हूँ। और आपको कैसा और चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया कीजिए वीडियो का, ठीक है? और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करवाने के लिए, प्लीज आप लोग पूरा कीजिए। और जो भी 1000 सब्सक्राइबर हमारा पहले सब्सक्राइबर होंगे उनको बैफ्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और प्लीज यार जो भी लर्नर है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी देखते होंगे प्लीज लाइक किया कीजिए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,